हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी नंबर 02 पर डिस्कशन करें। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्री कॉपर वायर ऑफ देयर विथ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ LA 2LA/2 L/2 एंड 2 रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। अब हमें बताना है बेटा मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा। अब मिनिमम रेजिस्टेंस उसका होगा जिसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, और एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्या होना चाहिए, लो, और ये क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन में अगर देखूं तो ये कौन सा बैठ रहा है बेटा, ये वाला ऑप्शन बैठ रहा है जहां पे लेंथ भी L/2 है और एरिया भी 2A है। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल्स टू L/4A के बराबर हो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम फॉर द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल टू एरिया। क्योंकि इसका एरिया यहां पे ज्यादा है और लेंथ भी यहां पे क्या है बेटा, कम है। दोनों मिलकर के फाइनली रेजिस्टेंस को बहुत कम कर रहे होंगे। तो सबसे मिनिमम जो मिलेगा दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of uniform cross section area, cross section A and length L and resistance R is bent into a complete circle. The resistance between any two of the diametrically opposite point will be, क्या क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है दो डायमेट्रिकली एंड। अब पहले बेटा इसका आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास पॉइंट ये है ए, और ये पॉइंट कौन सा है, बी। क्लियर है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी दी गई है, दैट इज गिवन एज L, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया एक सर्कल में, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। और आपको डायमेट्रिकली एंड बताने, मतलब एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा दैट इज पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा दैट इज पॉइंट। क्लियर है नहीं है? और क्योंकि हमने वायर कैसा माना है, यूनिफॉर्म माना है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अब ये लेंथ आपने जब हाफ हाफ कर दी है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आपने इसको क्या कर दिया बेटा, जब डायमेट्रिकली एंड में इसको कन्वर्ट किया तो आधी लेंथ ऊपर चली गई और आधी लेंथ नीचे चली गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये L/2 हो गया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, R/2 के बराबर हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी R/2, और नीचे वाला पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा बेटा कंप्लीट का दैट इज आल्सो R/2। ये पॉइंट क्या है बेटा ए, ये पॉइंट क्या है आपका बी। अब ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे, एक पैरेलल रेजिस्टर की तरह एक्ट करेंगे, जिसका 1/R इक्विवेलेंट बेटा आप जानते हो दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, जिसे हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ऊपर R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R/2 इंटू R/2, और नीचे बचेगा बेटा हमारा R/2 प्लस R/2। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा R² अपॉन 4 डिवाइडेड बाय R/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर 2 बचेगा। R को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, R/2 कितना बचेगा, R बचेगा, ठीक है। तो ये वाले R से बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू R/4। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, R/4। क्लियर है। Next question. The electric resistance of a certain wire of iron is R if its length and radius both are double than, बेटा लेंथ को भी डबल कर दिया और रेडियस को भी हमने डबल कर दिया। बेटा हमारा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और यहाँ पे जब रेडियस बोला गया है तो दैट मीन्स रो एल अपॉन पाई R² के बराबर हो जाएगा एरिया। अब आपने लेंथ को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी,
तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो 2L हो जाएगा और नीचे पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू रो 2L अपॉन 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 1/2 ऑफ रो L अपॉन पाई R। क्लियर है? तो न्यू रेजिस्टेंस जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू R बाय, क्लियर है, हाफ हो जाएगा। तो द रेजिस्टेंस विल बी हाफ, ये पॉइंट बेटा करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लिख देता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी सेम, क्यों सेम रहेगा? बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्लियर है? मटेरियल प्रॉपर्टी बेटा, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, when a piece of aluminium wire of finite length is drawn to reduce its diameter to half its original value, its resistance will become, resistance कितना हो जाएगा ये बता बेटा। क्योंकि यहाँ पे डायमीटर की बात हो रही है, तो अगर मैं एरिया लिखूंगा तो एरिया कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे डायमीटर्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो रेडियस को मैं डायमीटर में टर्म में चेंज करूँ, दैट इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। क्लियर? ओरिजिनली ये था, फिर आपने क्या किया बेटा, डायमीटर को हाफ कर दिया, तो न्यू डायमीटर डी डैश दैट इज इक्वल्स टू बाय। क्लियर है? तो आप रखोगे तो एरिया आ जाएगा अपना ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारा डी डैश का स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर? तो डी डैश की वैल्यू कितनी है, डी बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे बेटा स्क्वायर है तो नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 4, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो एरिया आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाय 16 के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है बेटा, एरिया के बराबर है। तो पुराना वाला एरिया कितना था हमारा, पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू न्यू एरिया इज इक्वल्स टू ए बाई 4 के बराबर। क्लियर है कि नहीं? अब ये आ गया हमारा एरिया, न्यू एरिया का रिलेशनशिप अगर हमने डायमीटर आधा किया। अब हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है? और यहाँ पे क्या बेटा स्क्वायर आ जाएगा, रो एल बाई ए का स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि ऊपर भी अगर ए का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी ए का कर दूं तो नीचे स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? और अगर यहाँ पे बेटा एल इंटू ए देखू मैं, तो ए इंटू एल वो वॉल्यूम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर सकता हूँ। क्लियर है? कि न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो बी अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बाय 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, रो बी बाय ए स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। ये 16 का आ जाएगा ऊपर, तो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 16 रो बी बाई ए स्क्वायर, दैट मींस दिस इज 16 टाइम्स ऑफ ओल्डर रेजिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 16। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, as the temperature of metallic resistor is increased, the product of resistivity and conductivity will be, बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे बताना है क्या होगा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। बेटा जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, यहाँ पे लिख सकता हूँ रेजिस्टिविटी
इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। अब बेटा अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट पूछा गया है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूं रेजिस्टिविटी और मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा अपना आंसर, रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे उसमें कोई फर्क नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a wire is stretched so that its length is 20% more than its initial length, the percentage increase in the resistance of the wire. परसेंटेज चेंज बताना है रेजिस्टेंस में। बेटा अपने पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है दैट इज आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन एल वन इज इक्वल्स टू ए टू एल टू लिख सकता हूँ। तो हमने क्या किया, लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब L2 कितना बढ़ गया बेटा, 1.2 बढ़ गया। तो मैं लिख सकता हूँ A2L2 A1L1, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे A1L1 इक्वल्स टू A2, और L2 को क्या लिख सकता हूँ 1.2 ऑफ L1 लिख सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ से L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिलेशनशिप किस में आ जाएगा, एरिया के टर्म्स में आ जाएगा। A2 इज A1 अपॉन 1/1. क्लियर है इतनी बात। अब जैसे ही बेटा हमारा ये रिलेशनशिप निकल के आ जाता है तो हम न्यू रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अपना, दैट इज R2। ये आ जाएगा रो L2 अपॉन A2 के बराबर, और A2 की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाल दी है। तो रो इक्वल्स टू लेंथ कितनी है इसकी 1.2 ऑफ L1 अपॉन एरिया कितना है A1 अपॉन 1.2। क्लियर। तो ये वाली चीज कहाँ पहुंच जाएगी बेटा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर रो L1 अपॉन A1। तो ये पूरा टर्म किसके बराबर है, R1। तो मैं लिख सकता हूं R2 इक्वल्स टू 1.2 का होल स्क्वायर ऑफ R1। तो यहाँ पे बेटा जो रेशियो आ जाएगा R2 अपॉन R1 का दैट इज इक्वल्स टू 1.4। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें बेटा चेंज निकालना है। तो चेंज किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज वो भी। तो फाइनल कितना आ गया 1.44, इनिशियल कितना है 1 अपॉन 1 इंटू 100। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.44 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 44। क्लियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंडर वायर is increased by 100% due to the consequent decrease in the diameter, the change in the resistance of the wire will be। बेटा डायमीटर को बढ़ा दिया गया है, क्लियर, लेंथ को बढ़ा दिया गया है, तो डायमीटर में जो डिक्रीज आएगा उसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज होता है। बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो रेजिस्टेंस आर आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। अब बेटा ऊपर भी अगर लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं तो हम किस में डील करने लगेंगे, दैट इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन कंप्लीट वॉल्यूम में। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्लियर। तो इनिशियली हमें लेंथ कितनी दी थी, इनिशियली अगर मैं लेंथ को एल नॉट ले लेता हूं तो फाइनली क्या इसको मैंने 100% इंक्रीज कर दिया तो दैट इज इक्वल्स टू 2 एल नॉट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो मैं देख लूंगा दैट इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 जैसे अभी निकाला था, दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एल स्क्वायर दैट इज 2 एल नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर। तो एल नॉट स्क्वायर से एल नॉट स्क्वायर कट गया तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा अपना। और अगर मुझे चेंज निकालना है, चेंज किसके बराबर हो जाएगा बेटा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100।
तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 - 1/1 × 100, तो दैट इज इक्वल्स टू 300 के बराबर। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर बोथ विल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है बेटा कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। बेटा जो हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है, दैट इज नोन एज अल्फा, ये बेटा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव रहता है और सेमीकंडक्टर के लिए कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। तो जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो यहां पे रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है, और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conductor with a rectangular cross section has diameter a, 2a and 4a as shown in figure. Resistance across AB, एक से बी के अलॉन्ग एक्स है, अक्रॉस सी डी, सी और डी मतलब दिस डायमेंशन इज वाई, एंड अलॉन्ग ई एफ जो कि जेड एक्सेस है उसके अबाउट क्या है? जेड है। देन कौन सा रेशियो करेक्ट हो जाएगा ये हमें बताना है। क्लियर है? बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज आर इक्वल्स टू रो एल बाई। ठीक है, अब अगर x की बात करूं, वहां पे अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू रो, x एक्सिस में आप देखो यहाँ पे बेटा लेंथ किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू 4a के बराबर है, और यहाँ पे बेटा एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू 2a के बराबर। क्लियर है? 2a कैसे? क्योंकि बेटा ये वाली जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 2a, और ये जो हाइट है दैट इज इक्वल्स टू a। बेटा ये एरिया हो गया और ये लेंथ हो गया। क्लियर? तो दिस इज इक्वल्स टू 2 रो बाई a के बराबर आ गया x। y में चेक करेंगे दैट इज इक्वल्स टू रो, बेटा यहाँ पे लेंथ होगी a, एरिया हो जाएगा 2a इंटू 4a के बराबर, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा रो अपॉन 8a, और z एक्सेस की बात की जाए दैट इज इक्वल्स टू रो 2a अपॉन 4a इंटू, क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू रो बाय। क्लियर? अगर बेटा यहाँ पे सीक्वेंस में देखें तो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, फिर कौन सा आ जाएगा बेटा? जेड, और फिर कौन सा आ जाएगा? वाई। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एक्स, जेड एंड वाई। चलिए बेटा ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको इंक्रीज करना है? इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। बेटा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं करता, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.00125 per degree Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The resistance of the wire will be 2 ohm at what temperature? बेटा 1 ओम हो जाता है 300 केल्विन पे, हमें ये बताना है कि 2 ओम कितने टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर। यहाँ पे बेटा हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लगा सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बेटा अगर मैं रेशियो देखूं तो लिख सकता हूँ आर टी, टू मुझे निकालना है, और आर टी जो गिवन है इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी टू लिख देता हूं, और यहाँ पे आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। क्लियर? अब इसको बेटा अगर मैं टी टू के टर्म्स में देखूं, टेम्परेचर टी टू निकालना है, तो दैट इज इक्वल्स टू आर टी टू माइनस आर टी वन अपॉन
अल्फा आर टी वन प्लस टी वन आर टी और आर टी। तो ये मैंने T2 के टर्म्स में क्लियर। तो T2 इक्वल्स टू आर T2 कितना है बेटा रेजिस्टेंस दैट इज 2 माइनस 1 ओम पर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है दैट इज 0.00125 इनटू RT1 कितना है बेटा 1 प्लस T1 की वैल्यू कितनी है दैट इज गिवन एज 300 केल्विन। तो अगर मैं डिग्री में लिखूं तो 27 डिग्री लिख लेता हूं इनटू T2 कितना है बेटा 2 अपॉन 1। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 800 प्लस 54। हमारे पास कितनी आ जाएगी टोटल 854 डिग्री सेंटीग्रेड। अब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 कर देंगे, ऐड करेंगे तो बेटा हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1127। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, the current voltage graph for a given metallic conductor at two different temperature T1 and T2 are shown in the figure। में से बेटा कौन सा करेक्ट है ये बता। बेटा हमारा जो ग्राफ होता है वो V वर्सेस I का होता है, यहाँ पे I वर्सेस V का दिया गया है। तो इसका एग्जैक्टली क्या होगा अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि यहाँ पे क्योंकि स्लोप T1 का ज्यादा दिया गया है तो T1 का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा कम होगा कंपेयर टू T2। अगर हमारा ग्राफ ऐसा होता यहाँ पे V होता यहाँ पे I होता और यहाँ पे अगर T2 होता और ये क्या होता T1 होता, तो हम बोल देते कि VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है रेजिस्टेंस देता है। और अब इधर पे हमें दे रहा है क्या कंडक्टिविटी। क्लियर है क्योंकि 1 बाय रेजिस्टेंस दे रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि T2 का स्लोप ज्यादा है T1 से तो T2 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किससे T1 से। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि बेटा T1 का स्लोप ज्यादा है तो T1 की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो T1 का रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, T1 इज लेस देन। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है the effective resistance is 6 by 5 ohm when two wire are joined in parallel। When the one of the wire breaks, the effective resistance is 2, the resistance of the broken wire का बेटा resistance। क्योंकि बेटा ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल दैट इज इक्वल्स टू R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2 और इनके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया ही है दैट इज इक्वल्स टू 6 by 5 इक्वल्स टू R1 हमें निकालना है जो ब्रोकन है इनटू 2 अपॉन R1 प्लस 2। फिर तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा R1 प्लस 12 इक्वल्स टू 10R1। ठीक है, इसको बेटा माइनस करेंगे तो यहाँ से R1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल्स। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन बेटा हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीटी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।